इसके माने जानते हैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पिछले लेक्चर में, कल लेक्चर में मैंने कंप्लेंट के बारे में बताया था कि कौन सी शिकायत कंप्लेंट होती है। इसको हिंदी में परिवाद कहते हैं। इसको मैंने पिछले लेक्चर में, कल लेक्चर में कंप्लेंट बारे में बताया। इसको डिटेल दोबारा आपको करने की जरूरत है नहीं। अब मैं बताऊंगा परिवाद के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, परिवाद के लक्षण कैसे कैसे आप पहचानेंगे कि कौन शिकायत, कौन चीज जो है वो कंप्लेंट है। नंबर 1, ये मौखिक या लिखित हो सकती है। ठीक, या मौखिक या लिखित हो सकती है। और दूसरा है, कोई भी शिकायत परिवाद की श्रेणी में तब आएगा जब उससे कोई अपराध घटित हो। क्या अपराध घटित हो रहा हो, कोई क्राइम क्रिएट हो रहा हो, और वो क्राइम जो है किसी विधि के अनुसार जो है दंडनीय हो। माने कोई क्राइम हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, वो विधि के द्वारा दंडनीय है। कौन सी शिकायत? जो शिकायत के द्वारा जो है कोई अपराध क्रिएट हो रहा, कारित हो रहा है और किसी विधि के द्वारा वो दंडनीय घोषित किया गया है, तभी वो कंप्लेंट की श्रेणी में आएगा। तीसरा ये है कि परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट की समक्ष पेश किया जाता है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट, ओनली मजिस्ट्रेट। ठीक है। और चौथा है, परिवाद जो है सीआरपीसी की जो प्रोविजन है कंप्लेंट के संदर्भ में, कंप्लेंट की कार्रवाई में सारे प्रोविजन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उसके प्रोविजन, जैसे आप कोई कंप्लेंट किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष करते हैं, रिटर्न के रूप में करते हैं। रिटर्न के रूप में जैसे किया, वो सारे तथ्य आपने दिए कि ये तथ्य हैं जिससे ये अपराध, ये क्राइम हुआ। तो मजिस्ट्रेट का पहला प्रोसीजर क्या होगा? पहला प्रोसीजर ये होगा कि आपका बयान दर्ज करेगा, स्वयं बयान लेगा। ठीक, 200 सीआरपीसी के अंतर्गत। किसके नोट करते जाएंगे? जैसे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे वैसे वो तुरंत या नेक्स्ट डेट पर आपका वो बयान दर्ज करेगा। किसमें? 200 सीआरपीसी के अंतर्गत। कौन दर्ज करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट दर्ज करेगा और कोई नहीं। ठीक, कंप्लेंट में जो प्रोसीजर है सीआरपीसी में वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट डेट पर, या जो भी डेट उसको उसी समझ में आएगी, फिर 202 का बयान लेगा वो सीआरपीसी का। ये बयान किसका होता है? ये गवाहों का बयान होगा। दो गवाहों का बयान लेगा नेक्स्ट डेट पर, फिर 202 का बयान लेगा। 200 बयान दिया, 202 का बयान दिया। ठीक है। अब इन दोनों बयानों को वहां की जो परिवाद आपने किया है उसको जांचेगा कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बन रहा है कि नहीं, प्रमा फेसाई केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर प्रमा फेसाई केस बन रहा है तो वो जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल की है, जिसके विरुद्ध आप शिकायत की है, उसको वो संज्ञान लेते हुए तलब करेगा, तलबी वाला आदेश पारित करेगा। ये सारे प्रोविजन जो हैं आपके सीआरपीसी में कंप्लेंट के संबंध में दिए गए हैं।
इसका मतलब कंप्लेंट जो होगा तो सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत सारी कार्रवाई होगी। क्लियर? अब परिवाद में सामान्यतया पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद की श्रेणी में आएगी? सामान्यतया पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट के पहले किसी संज्ञेय मामले में कोई संज्ञेय मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसी को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं, ठीक ना। तो पुलिस कोई अपराध जो है संज्ञेय मामले में दर्ज हुआ, एक उदाहरण बता रहा हूं, 325 IPC, ठीक, एक धारा ये लगी, दूसरी धारा लगी 504 IPC और तीसरी धारा लगी 506 IPC। 325, 504, 506, ये मामला क्या है? संज्ञेय है, ठीक, ये मामला क्या है? संज्ञेय। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला बदल गया, ये कागलेबुल ऑफेंस अंडर 325, ये मामला इसमें कन्वर्ट हो गया 323, जो नॉन कागलेबुल, ठीक, 323 नॉन कागलेबुल। अगर ये 325 कागलेबुल है तो ये पूरा मामला आपका कागलेबुल हो जाएगा, इसमें चार्जशीट दाखिल करेगा, पुलिस रिपोर्ट होगी। अगर विवेचनोपरांत ये 325 कन्वर्ट हो गया 323 में, तो ये पूरा मामला जो है नॉन कागलेबुल होगा, तब ये रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट वो परिवाद नहीं पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, ये परिवाद माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हाँ, अगर नॉन कागलेबुल ऑफेंस प्रकट होता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो वो जो आपकी पुलिस रिपोर्ट है वो परिवाद मानी जाएगी, और जो विवेचक ने विवेचना करके चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है उसको परिवाद माना जाएगा, जिसको कहते नहीं एनसीआर, नॉन कागलेबुल रिपोर्ट, नॉन कागलेबुल रिपोर्ट। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आपको अंतर जान गए, थोड़ा हम जल्दी में पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट के बारे में अंतर बता दें। आता है एग्जामिनेशन पीरियड में ये जरूर आता है। नंबर 1 आप जान ही रहे हैं कि परिवार जो है मजिस्ट्रेट से पेश किया जाता है, और पुलिस रिपोर्ट माने प्रथम सूचना, पुलिस रिपोर्ट दूसरी चीज है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दूसरी चीज है। तो परिवार जो है हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट कहाँ दी जाती है? पुलिस अधिकारी को दी जाती है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। परिवार प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है,
और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारी उसकी विवेचना करता है, ठीक ना। और परिवार की जांच के बाद मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में लेता है, ठीक। और प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट होने के बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है, पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को दी जाती है, उस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, ठीक। बहुत कॉमन है, क्लियर हो गया कि परिवार और पुलिस रिपोर्ट में अंतर क्या है, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर। चलिए अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि वो कौन से अपराध हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। वो कौन सा सेक्शन है, सीआरपीसी की, नोट करिए इसको, 320 सेक्शन है ये। सीआरपीसी में 320 में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस दिए हैं, और एक पूरी सारणी बना दी गई है। इस सारणी में ऐसे कौन अपराध हैं जो कि समनीय हैं, मतलब कंपाउंडेबल हैं, ठीक ना। पूरी श्रेणी है, कॉलम, उसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, 3 कॉलम बने। प्रथम कॉलम में क्या है, उस अपराध का संक्षिप्त विवरण, ठीक। पहले कॉलम में क्या है, अपराध, ठीक है। और दूसरे कॉलम में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होती है, मतलब पहले वाले अपराध में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होती है दूसरे कॉलम में, ठीक ना। एक कॉलम हो गया अपराध, ठीक। और दूसरे कॉलम में क्या है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होती है, ठीक। 2 कॉलम हो गया, एक कॉलम शेष है, एक कॉलम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कॉलम यह है, दूसरा कॉलम है वह व्यक्ति जिसके द्वारा कथाकथित अपराध समनीय है, कंपाउंडेबल है, उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है। किस व्यक्ति के द्वारा जो है वो कंपाउंडेबल है, समनीय है, मतलब क्षमा योग्य है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आपने किसी को मारा तो वो किसके द्वारा क्षमा योग्य होगा, जिसको आपने मारा। अगर मार खाने वाला व्यक्ति आपको क्षमा कर दे तो उसी के द्वारा आप क्षमा हो सकते हैं। तो वही है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा समनीय है, कंपाउंडेबल। ये 3 कॉलम आप सीआरपीसी 320 सेक्शन खोलेंगे, ये आपको स्पष्ट रूप श्रेणी में मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम में अपराध, सेकंड में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होती है इन अपराधों में, और तीसरे कॉलम में किस व्यक्ति के द्वारा कंपाउंडेबल हो सकता है, ठीक। तो पूरी श्रेणी है, उस श्रेणी को लिखने का वो बताने की जरूरत है नहीं, आप पढ़ ही लेंगे, सिंपल सी बात है वो। अब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, जो हमने बताया नंबर 1 पर, इसमें पीड़ित पक्ष उस अपराध को क्षमा कर सकता है। जैसे
उपहत, ठीक, इंजर्ड करना। ठीक, उपहत क्या है? ये अपराध। जैसे हमने किसी को एक झापड़ मार दिया, उपहत, चोटकारी किया ना। ये धारा, इसमें भारतीय दंड संहिता धारा कौन सी लगेगी? 323। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब किस व्यक्ति के द्वारा ये समनीय होगा? जिसे उपहत कारित की गई है। ये व्यक्ति अगर चाहेगा तो जो इसमें एक्यूज्ड है, मुलजिम है, उसको ये माफ कर सकता है। ठीक है, इसमें और कोई कुछ नहीं है। आप चाहें तो इनको आप क्षमा कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें न्यायालय की अनुज्ञा, अनुमति, परमिशन देती है। सर्वप्रथम न्यायालय अनुमति देगा, तब उससे जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा जो है वो अपराध समनीय होगा। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, न्यायालय उसको परमिट करे, और उसके बाद जो व्यक्ति जिसको चोट कारित है, जो उससे पीड़ित पक्षकार है, उसके द्वारा समनीय होगा। ठीक है ना, वो भी कॉलम आपको उसी तरह से दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक ना। अब आप चलिए तीसरे, 20 मिनट हो जाएगा, बता जी सर। तीसरा कॉलम क्या है? क्या तीसरा कॉलम यह है कि जो अपराध श्रेणियों में है, फर्स्ट में, सेकंड में। फर्स्ट में कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो क्षमा कर देगा जो पीड़ित पक्ष है, और दूसरे में बिना कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन के बाद वो व्यक्ति आपको क्षमा कर सकता है। तीसरे में है कि उन अपराधों के दुष्प्रेरण या प्रयत्न, ठीक ना, उसमें भी वही प्रोसीजर लागू होगा। ठीक, अब चौथा चलिए। ठीक, अब चौथा कानून क्या है? यदि अपराध को समनीय करने वाला व्यक्ति, कंपाउंडेबल करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है, मन नाबालिग है, किसी बच्चे को आपने मार दिया, तो कौन करेगा? या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, तब कौन सा व्यक्ति करेगा? कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए संविदा करने के लिए प्राधिकृत हो, तथा ये कैसे होगा? और पहले न्यायालय की अनुमति भी जरूरी है इसमें, पहले न्यायालय की अनुमति हो। कोई भी अपराध, अगर अपराध को क्षमा करने का वाला व्यक्ति जो है नाबालिग 18 साल से कम उम्र का है, या पागल है, या स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, तो उसकी तरफ से जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, समर्थ है, वो उस अपराध को समनीय कर सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि न्यायालय से पहले उसकी अनुमति जरूरी है। ठीक, चौथा हो गया। एक कहा है
एक खाक इसका एक खंड और यदि उस अपराध को समनीय करने वाला व्यक्ति हो गया